ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर हमारे पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है तो हम इनसे कंपेयर कर सकते हैं और a1 b1 c1 और साथ ही a2 b2 c2 इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इन्होंने बताया है कि अगर कोई भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोई भी अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया जाए तो उन्हें सॉल्व करते हैं तो हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता है। अभी तक हमें वैसे क्वेश्चन नहीं मिले जिसमें कि कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो क्या हम इक्वेशंस को बिना सॉल्व किए ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं ये पता कर सकते हैं क्या? तो इस बात को हमें समझना है। कोई भी दो लीनियर इक्वेशन अगर दिए जाए तो उनके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इसको पता लगाने के लिए हम ये काम करते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों ही इक्वेशन में a1 a2 b1 b2 ये इक्वल है या नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो इस केस में हम कहते हैं कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये इक्वल हुए, देखिए क्या हो सकता था कि ये इक्वल ना हो, लेकिन अगर ये इक्वल हुए तो दो कंडीशन बन जाते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, या फिर दूसरा बनता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर फिक्स है कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है। दोनों ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सिर्फ x और y की एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई करेगी। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों इक्वल मिल गए, यहाँ पे ध्यान रखिए कि इक्वल नहीं है, और यहाँ पे अगर इक्वल हो गए तो फिर उनको c1 अपॉन c2 के साथ कंपेयर करें। अगर c1 अपॉन c2 के साथ इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, और अगर c1 अपॉन c2 के साथ इक्वल मिल जाते हैं तो इसका मतलब है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो कभी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिले और हमें अगर ये चेक करना है कि उनके कितने सॉल्यूशन हैं या उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हमें इसी चीज को हमेशा यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेंगे और चेक करेंगे कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख लिया 2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 4, और दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा 6x प्लस 7y इक्वल टू 5। अगर हम इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। तो इस केस में अभी हमें सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, हमें ये चेक करना है कि इन दोनों के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले सभी टर्म्स को LHS में लेकर के आएंगे। -4 इक्वल टू 0, इसमें भी यही काम करें 6x प्लस 7y -5 इक्वल टू 0। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिसको हमने स्टार्टिंग वीडियोस में भी देखा था। अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये हमेशा प्लस साइन होते हैं इनके पास में, तो ये नेगेटिव साइन दिख रहा है, दूसरे इक्वेशन में भी नेगेटिव साइन एक जगह दिख रहा है, तो इनको पॉजिटिव बनाए। तो अब ये बातें आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये चीजें पता है। फिर कंपेयर कीजिए, x के साथ जो है वो 2 है, x के साथ a1 है, तो a1 कितना मिला 2। वही y के साथ जो होता है उसे b1 कह रहे हैं, तो y के साथ में कौन है 3, तो b1 हो गया 3, और c1 है ये कांस्टेंट पार्ट, तो c1 इक्वल टू -4, a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू 7 एंड c2 इक्वल टू -5।
फिर इसके बाद में पहला काम क्या करना है, तो चेक करना है कि क्या A1/A2 इसका रेशियो, A1/A2 कितना है, तो ये है 2 और A2 है 6, ये मिल गया 1/3। फिर B1/B2 भी निकालते हैं, B1 कितना है 3, B2 है 7, और फिर C1/C2 भी निकालिए, तो -4/-5, तो दिस बिकेम 4/5। तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों को हमने ढूंढा। और इसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, A1/A2 और B1/B2 इसको चेक करना है। A1/A2 कितना दिख रहा है 1/3, B1/B2 कितना दिख रहा है 3/7। तो क्या ये इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है ना। तो A1/A2 is not equals to B1/B2. So this implies these two pair of linear equation have unique solution. मतलब सिर्फ x और y की केवल एक ही वैल्यू आएगी जो कि दोनों को ही सेटिस्फाई करे। एक से अधिक वैल्यूज x और y की दोनों को ही सेटिस्फाई करती हो ऐसा नहीं होगा। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों इक्वल नहीं मिले। तो इसका मतलब है कि x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जो कि दोनों ही इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर सकती है। तो हम अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं। इसमें हर बार क्या काम करना है कि ये A1, B1, C1 इसे तो ढूंढना ही है, और इनको ढूंढने के लिए हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालना है, C1/C2 निकालना है। तो पहला स्टेप हमेशा रहेगा कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। x + 2y = 10, और मैंने यहाँ ले लिया 2x + 4y = 20। तो कंपेयर करने से पहले हम क्या करेंगे कि सबको LHS में ट्रांसफर कर देंगे। ये काम हर जगह करना ही है, क्योंकि बुक में भी इन्होंने ऐसे ही बताया है। अब आप जब क्लास में आएंगे तो मैं आपको इसके और भी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स मतलब इसके बारे में और कुछ डिटेल में बता सकता हूँ। तो x के साथ में जो है वो A1 है, तो x के साथ में इधर 1 दिख रहा है। y के साथ में जो है वो B1 है, तो y के साथ में 2 दिख रहा है। और C1 कितना है 10 या -10, C1 है -10। तो मैंने इस बार नहीं लिखा, इसके बाद से आप समझ सकते हैं। A2 2 है, B2 4 है, और C2 कितना है फिर 20 या -20, -20। तो A1 B1 C1, A2 B2 C2 इसे आप हमेशा लिखें, और इसके बाद में रेशियो निकालना शुरू करें। A1/A2, A1 कितना है 1, A2 कितना है 2। फिर B1/B2, B1 है 2 और B2 है 4, तो ये आ गया 1/2। फिर C1/C2, इसे भी निकालें तो ये -10/-20, नेगेटिव गॉन 1/2। क्या दिख रहा है हमें कि A1/A2, B1/B2 ये दोनों इक्वल हो गए। फिर चेक करना है, सबसे पहले A1/A2 और B1/B2 को देखिए कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं, फिर C1/C2 के साथ कंपेयर कीजिए। तो C1/C2 हमें दिख रहा है 1/2, मतलब वो भी इन्हीं के बराबर है। तो जब ये तीनों ही इक्वल मिल जाए तो इसका मतलब है दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसका क्या मतलब हुआ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब ये हुआ कि x और y की सॉल्यूशन का मतलब अभी आपने देखा है कि x और y की वो वैल्यू जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। x और y की वो वैल्यू जिसको हम पहले इक्वेशन में x और y की जगह पुट करेंगे तो LHS RHS इक्वल हो जाएगा। वैसे ही उन्हीं वैल्यूज को अगर हम दूसरे इक्वेशन में भी x और y की जगह पुट करेंगे तो LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो x और y की वो वैल्यू जो दोनों ही इक्वेशन में पुट करने पर LHS RHS को इक्वल कर दे उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो इन दोनों ही इक्वेशन में हमें समझ में आ रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब x और y के बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यूज हैं।
जो कि दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। तो इसके बाद में हम देखते हैं एक और एग्जांपल जिसमें हमें नो सॉल्यूशन का केस भी मिल जाएगा। तो ये आप हमेशा पेन पेपर लेकर के बैठिए और क्वेश्चंस को लिखते भी जाइए। ये क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं इसको आप हमेशा लिखते जाइए। तो ध्यान में रखिए इसके स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे कि 3x + 4y 3x - 4y ले लेता हूँ, नेगेटिव ले नहीं रहा हूँ, -15 = 0। और दूसरा ले लिया 15x - 20y + 70 = 0। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। अगर नेगेटिव साइन दिख रहा है तो उसको हटा के पॉजिटिव साइन करें। 15 टाइम्स ऑफ x + -20 टाइम्स ऑफ y + 70 = 0। फिर a1x b1y + c1 = 0 इसके साथ कंपेयर करें तो क्या समझ में आ रहा है कि a1 कितना है 3, b1 -4 और c1 -15। फिर a2 कितना है 15, b2 -20 और c2 70। फिर नेक्स्ट क्या करना है, a1/a2 का रेशियो लेना है। तो सबसे पहला काम है स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना, उसके बाद में a1 b1 c1 a2 b2 c2 को लिखना। और फिर तीसरा स्टेप है, तो पहला स्टेप है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, दूसरा है a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज को लिखना, और फिर तीसरा स्टेप है इनके रेशियोज को लिखना। तो ये आ गया 3/15। तो a1/a2 = 1/5। वही b1/b2 इसको भी लिखें तो -4/-20। तो b1/b2 भी क्या मिल रहा है 1/5। और फिर c1/c2 -15/70। तो ये तो कैंसिल आउट हुआ, तो ये क्या बन गया c1/c2 = 3 -3/14। तो हम देख रहे हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इन तीनों का ही हमने वैल्यू निकाल लिया है। अब इसके बाद में क्या नजर आ रहा है, इसके बाद में ये दिख रहा है हमें कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों ही इक्वल हैं, क्योंकि इन दोनों की ही वैल्यू 1/5 है। फिर ये दोनों इक्वल हो गए, तब c1/c2 के साथ चेक कीजिए। तो c1/c2 क्या दिख रहा है कि -3/14 है, जो कि 1/5 के बराबर नहीं होता। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि इस कंडीशन के कारण से हम ये कहते हैं कि इन दोनों ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मतलब x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि इसको भी सेटिस्फाई कर देगी और इसको भी, दोनों को ही सेटिस्फाई करे, ऐसा x और y हमें नहीं मिलने वाला। तो बच्चों इस तरीके से हम कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, इसे चेक कर सकते हैं। तो अब सवाल जो हमें मिलते हैं इसमें वो एग्जैक्टली इतने सिंपल से नहीं पूछे जाते कि आप बताओ कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। सवाल में एक्चुअल में आपको बता ही दिया जाता है कि इफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन देन फाइंड सम ऑफ द मिसिंग कोएफिशिएंट। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिया 2x + 3y - 5 = 0 और दूसरा इक्वेशन लिया k टाइम्स ऑफ x + 4 टाइम्स ऑफ y - 10 = 0। अब इस क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, if the given equations have a unique solution, find the value of k। k यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है। तो ये सवाल है, अब इसमें आपको ये जानकारी दी गई है
कि इन दोनों ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, तो दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, मीन्स उनका एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन तो मिली। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर इन दोनों ही लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है तो ये के, इसकी वैल्यू ढूंढिए। के क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होना चाहिए, तो इसकी हमें फिक्स वैल्यू ढूंढनी है। अब कैसे ढूंढा जाएगा, तो क्वेश्चन में ही इन्होंने आपको बताया है कि इनका कैसा सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन है। तो जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो क्या हो सकता है कि एक बात हमें पता है, as the solution is unique, this implies a1 upon a2 will not be equals to b1 upon b2। a1 upon a2 और b1 upon b2 ये इक्वल नहीं होंगे। क्यों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इनका सॉल्यूशन यूनिक है। तो इनका यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम इस बात को समझ सकते हैं। अब इससे हम कैसे ढूंढेंगे के, तो आप देखिए, मैं थोड़ा सा इसको आपसे हटाता हूँ ताकि कुछ लिख पाऊँ। यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है a1 2 है, b1 3 है और c1 -5 है। वहीं इस जगह a1 k है, b1 4 है और c1 10 है या -10 है, 10 लग रहा है, लेकिन वो क्या है, -10। तो a1 a2 b2 c2 लिखा था वैसे मैंने, आज मैं बहुत सारे मिस्टेक्स ही कर रहा हूँ। तो ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये तो आपने हमेशा लिखना ही चाहिए। और इसके बाद में तो पहला स्टेप हमेशा रहता है कि सबको LHS में भेजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू लिखिए, और इसके बाद में a1 अपॉन a2 इसे पता कीजिए कितना है, तो 2 और a2 है k, तो ये हो गया 2 अपॉन k। वहीं b1 अपॉन b2 भी देखिए ये कितना है, तो b1 है 3, b2 है 4, तो ये है 3 अपॉन 4। क्योंकि सॉल्यूशन यूनिक है तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 से ही काम हो जाएगा, इसलिए मैंने c1 अपॉन c2 डिस्कार्ड कर दिया। तो a1 अपॉन a2 की जगह पे मैंने लिखा 2 अपॉन k और b1 अपॉन b2 की जगह लिखा 3/4, और बीच में है नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। 4 को इधर ट्रांसफर कीजिए, k को इधर ट्रांसफर कीजिए, तो क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 4 8 और k इंटू 3k। फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं, 3k इज नॉट इक्वल्स टू 8, मैंने जस्ट साइड चेंज कर दी इनकी, और फिर k नॉट इक्वल्स टू 8/3। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि k की जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो 3 नहीं होनी चाहिए। k की जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो क्या नहीं होनी चाहिए, तो वो 3 नहीं होनी चाहिए। 3 के 8/3 के अलावा कोई भी वैल्यू चलेगा, लेकिन k 8/3 नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिले, इसमें हमें ये बोला गया था कि इनका सॉल्यूशन यूनिक है, तो k की वैल्यू निकालिए। हमने a1 b1 c1 लिखा, a2 b2 c2 लिखा, और यूनिक सॉल्यूशन है तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इनका रेशियो इक्वल नहीं होता। तो इसके कारण से हमने a1 अपॉन a2 निकाला, b1 अपॉन b2 भी निकाला, और फिर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को कंपेयर करके हमें ये मिलता है कि k is not equals to 8/3। तो if we put any value of k except 8/3, the equations will have unique solution। will have unique solution। तो ये समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहे हैं,
ये कह रहे हैं कि k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो k की वैल्यू 8/3 नहीं होनी चाहिए। यही समझ में आ रहा है इससे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे k की जगह पे हम कुछ भी रखें, बस 8/3 ना रखें, क्योंकि 8/3 रखेंगे तो a1/a2 और b1/b2 फिर इक्वल मिल जाए। तो एक बार हम क्या कर सकते हैं कि a1/a2 में k की जगह पे हम 8/3 रख के देखते हैं कि 8/3 रखने से क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो a1/a2 was 2/k और k की जगह क्या रखना है 8/3 अगर हम रख रहे हैं तो ये 2 × 3/8 बन जाता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 1 जा 2 4 जा कितना आ गया 3/4। अब ये a1/a2 कितना मिल रहा है 3/4 और b1/b2 भी 3/4 है। तब इनका यूनिक सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि जो हमने सिंप्लीफाई किया था और मिला था k नॉट इक्वल्स टू 8/3, इसका मतलब है कि 8/3 मत रखें, उसके अलावा फिर क्या रखें, तो कुछ भी रख देते हैं। तो जैसे कि अभी हम 8/3 यहाँ पे नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि 1, ये क्या बचा, ये तो 2 ही बचा। a1/a2 2 आया, b1/b2 3/4 है, इक्वल तो नहीं है। अगर यहाँ पे मैं 5 रख दूं तो समझ में क्या आ रहा है कि a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है। यहाँ पे 8/3 के अलावा कुछ और भी रखें, कुछ भी रख दें, तब ये इक्वल नहीं होते। a1/a2 और b1/b2 कब इक्वल हो रहे हैं, तो जब हम a2 की जगह पे 8/3 रख रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस सवाल को बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे पूछा गया था व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो अब हमारा आंसर होना चाहिए there can be infinite all other values of k except 8/3 are the values of k 8/3 के अलावा कुछ और रख दे तो वो सभी के सभी इस इक्वेशन को यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए सेटिस्फाई करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि शायद ही आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। इसी क्वेश्चन में अगर इन्होंने कहा होता कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अब आप k की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकालो इस तरीके से कि इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों ही इक्वल होते हैं। तो a1/a2 ये कितना है 2/k, b1/b2 कितना है तो 3/4 और c1/c2 कितना है तो c1/c2। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये 3/4 आ रहा है तो इसको ओके मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। फिर क्वेश्चन 2x + 3y + 4 = 0 और दूसरा हो गया kx + 9y + 12 = 0। Now for if they have infinite solution, find the value of k so that they have infinite solution। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों इक्वल होने चाहिए। a1 और a2 की जगह क्या लिख सकते हैं 2/k, वहीं b1/b2 की जगह 3/9 और c1/c2 की जगह 4/12। सिंप्लीफाई करें तो 2/k 1/3 1/3। किसी भी एक इक्वेलिटी को ले ले, जैसे हमने 2/k = 1/3 लिया तो 2/k = 1/3। तो k इधर ट्रांसफर हो गया, 3 इधर ट्रांसफर हो गया, तो 2 × 3 6 = k। k क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो अगर आप k की जगह 6 रखते हो तो ये क्या बन जाएगा 2/6 और 2/6 इज 1/3। ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। तो अगर हम k की जगह पे 6 रख दें तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, मतलब ये तीनों इक्वल मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैं इसके ऊपर आप लोगों को एक होमवर्क भेजूंगा भी, तो आप लोग इसको समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे तो मुझे वापस से रिप्लाई कीजिए, मैं फिर से इसमें कुछ एग्जांपल आपको सिंप्लीफाई करके दूंगा।